Hello and welcome to the Brahmastra Academy. In the previous topic, we are talking about the chemical and physical changes. हमने बेटा उसके बारे में बहुत सारी बात करी कि किस टाइप के प्रोसेस होते हैं. आपको याद ही होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, लाइकवाइज. क्लियर. फिजिकल चेंजेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, केमिकल चेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे. क्लियर. अब ये सब कुछ कर रहे थे ना, उसके अंदर हम एक चीज बार बार बोल रहे थे, दैट वाज अबाउट द एलिमेंट्स. ये बेटा एलिमेंट्स होते क्या है. तो अगर आप मेरे को ये सुन जो रहे हो तो वो मोबाइल से सुन रहे होंगे या लैपटॉप से सुन रहे होंगे. तो उसके अंदर होता है सेमीकंडक्टर होता है, उसके साथ में और अलग अलग मटेरियल्स होते हैं. तो ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं उन सब के क्लस्टर को बोला जाता है एलिमेंट्स. क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स. अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? अब अपना एक चीज बहुत सिंपल है. आप ना लेट्स से 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th, 9th, 10th यहाँ तक सब कुछ केमिस्ट्री को बेसिक पढ़ के आए हो, तो आपको अभी क्या लगेगा, सर ये क्या ही पढ़ा रहे हो. बट बेटा ये फंडामेंटल चीज है और ये समझाने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा आपको इसके नजर से पता चलेगा कि साइंटिस्टों का दिमाग कैसे चलता है. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको आज पूछ लूँ व्हाट डू यू मीन बाय एआई, तो आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या करता है? तो हमने कुछ टाइप कर दिया और आंसर दे दिया. बेटा वो तो गूगल भी करता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड गूगल? सो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बट हो सकता है आज से 20-25 सालों के बाद ये जो एआई है ना वो प्राइमरी के स्टूडेंट के बच्चों के सब्जेक्ट के फॉर्म में हो जाए. तो अभी हमको क्या लगेगा, ओह ये क्या है, पर आगे जाके हमको इसकी वैल्यू पता चलेगी. क्लियर. सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स. और बेटा जब एलिमेंट्स की बात आएगी ना, इसका मतलब क्या होगा, जब पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने कोई चीज ढूंढी होगी तो उसमें जितने भी एलिमेंट तब तक फाइंड आउट किए होंगे ये उसकी बात करेगा. फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशन निकालेगा, फिर और कॉम्प्लिकेशन निकलेगी. तो इससे करते 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 क्या होगा, यू आर गोइंग टू अचीव द फाइनल पीरियोडिक टेबल. ये जो सारे एलिमेंट जिस ग्रुप का पार्ट है उसको बोला जाता है बेटा पीरियोडिक टेबल. क्लियर. बट ये समझा तो क्या रहेगा कि अगर आप आज से थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगी ना, तब तक तो क्या हो जाएगा, आपका फुल स्ट्रेंथन हो जाएगा. क्लियर. सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स. चलो सबसे पहले डॉबरिनस ट्रायो. अब ना यहाँ पे ना बहुत मस्त टर्म होता है एक. अगर आप ना हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हो या किसी ऐसे मीडियम से बिलोंग करते हो ना, तो वहाँ पे एक वर्ड होता है त्रिपुटी, मतलब 3 लोगों की पैर. आपने कई बार देखा दोस्तों में भी होता है 2 की पैर, 3 की पैर, 4 की पैर, उस तरह से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट नेम कॉल्ड डॉबरेनर कम्स एंड एक्सप्लेन हिज थियरी ऑन द एलिमेंट्स. व्हाट ही सेड दैट इन 1829, बेटा ऑलमोस्ट आज से कितने साल पहले समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 300 साल पहले. ये 200 साल पहले, 200 साल पहले बेटा, ऑलमोस्ट 200. हम 2025 में खड़े हैं. ये 1829 की बात है. 196 ईयर्स. मैं कभी बोल रहा हूँ 20 साल की 15-20 साल के बाद तो ये हो जाएगा किसी. ये याद रखना, ये यूट्यूब आप याद रख लेना, ये मेरी बात ये आगे जाके आप पब्लिश करोगे किसी एक ने ऐसा कहा था. इसका मतलब ये तब से उसने बोला था. क्या बोला था? He talks about the some similarities between the elements. Let's say what he said. In 1829, he classified some elements into groups of 3, which he called triads. The elements in a triad had similar chemical properties and orderly physical properties. तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है. हो सकता है वो सारे लिक्विड्स हो, वो सारे पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ऐसा वर्क कर रहे हो, उनको रखा दे रहे तो वो केमिकली ऐसा रिएक्ट कर रहे हो. तो क्या किया उसको, ध्यान से देखो. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड थायरोडीन. हर एक का एटॉमिक मास कितना है? क्लोरीन जो होता है 35.5, 80 और 127. अब ये तो सबको पता होगा, मतलब तब तक ये प्रूव हो चुका रहा. तो इसने ढूंढा क्या? समझने वाली बात हुई ना. इसने क्या देखा, ये एलिमेंट का मास और ये एलिमेंट का मास, इन दोनों का एवरेज लोगे ना तो वो इसके जितना होगा. देख लो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2
इट इज ऑलमोस्ट नियर टू 81.25। इसका मतलब क्या चला कि ये जो तीन पेयर है इसमें ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, मतलब इन दोनों का एवरेज की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, ये दूसरे एलिमेंट जितनी। तो ऐसा जितनी जितनी पेयर बनेगी उनके कुछ ना कुछ क्या मिलेगी बेटा, सिमिलैरिटी। क्या मिलेगी, सिमिलैरिटीज। उसी तरह से लेट्स से अनदर एग्जांपल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम 7, 39 और उसका एवरेज निकालोगे मतलब 7 + 39/2 तो आपको मिल रहा है 23 और ये हो गया 8। अब तो बेटा आप आगे आगे पढ़ रहे हो ना, तो आपको तो ये भी पता है लिथियम का आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के फाइनल ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इन लोगों ने फिर ये चीज होती है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, हाईली एक्टिव विद द नेचर। ये तो आपने शायद प्रैक्टिकल किया होगा, सोडियम के ऐसे खुले रखोगे ना तो फटेगा। सो डोंट ट्राई दिस विदाउट एनी ऑफ द इंस्पेक्शन इन द केमिकल और केमिस्ट्री लेबोरेटरी। ऐसे सोडियम को करोगे ना फट 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 होपने लगेंगे, तो डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर कोई टीचर खड़ा है ना तो उनको बोलो, वरना तो बेटा कुछ भी चीज है, ये चीज ध्यान में रखना कि केमिस्ट्री के जितने भी प्रैक्टिकल के होते हैं ना बेटा, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर? फिर होते हैं बेटा ऐसे CaSr और Ba, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम 40, 137 और इसका कुछ एवरेज निकाला तो मिला 88.5। तो उसने अपने जो एक कूड़ा मतलब क्या कहते हैं क्लाउड बनाया, जिसके अंदर उसने एलिमेंटों किस फॉर्म में रखा कि जिनके कुछ ना कुछ आइदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ सेम हो रही है, और उनने जो मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास उसके फर्स्ट और थर्ड उन दोनों के एवरेज के अराउंड मिल रहा है। तो इसको बोला जाता है बेटा डॉबरेनर्स ट्राई। क्लियर? चल, जैसे डॉबरेनर गया उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड। अब न्यूलैंड कुछ अलग लेके आए। क्या लेके आए? इन 1866, बेटा पिछला वाला था 1829, इसके बीच में 1866। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इन बीच के इतने टाइम पर ऑलमोस्ट 37 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ होगा, बट ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा जो नोटेबल, वरना साइंस इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव थिंग। चल, he suggested that the elements be arranged in octaves because he noticed after arranging the elements in order of increasing atomic mass that certain properties repeated after every eighth element. After every eighth element. पर थोड़ा अगर ध्यान से आप एक फ्लैट पीछे चले जाओ तो आपको मैं समझाता हूँ उसने क्या देखा हो। देख लो, लिथियम का नंबर कौन सा होता है, 3, सोडियम का होता है 11। द डिफरेंस इज 11। द डिफरेंस इज 11। उसमें उसने क्या देखा, देयर आर सम सिमिलैरिटी। तो यहां में तो आपकी ये देख लिया। तो ऐसे ऐसे जो 8 क्या कहते हैं, एक एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट आ रहा है ना उसके अंदर क्या दिख रही है बेटा, कुछ सिमिलैरिटीज। सो आफ्टर एवरी एक एलिमेंट certain properties of those two elements are repeated. Clear? ये क्या हो गया, रिपीटेड। लेट से यहां भी हमने ले लिया लिथियम, यहां पे ले लिया हमने सोडियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, डिफरेंस कितना हुआ बेटा 8। तो इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या देखने को मिली, सिमिलैरिटीज। क्लियर? So on the basis of that, जॉन न्यूलैंड ने ये कुछ चीज निकाली। देखो, लिथियम, सोडियम एंड कैल्शियम, लिथियम, सोडियम एंड कैल्शियम। फिर यहां पे देखो बेरियम, मतलब बेरियम में नंबर हुआ मेरा 4 और इसका हुआ बाहर कितना हुआ 8, बोरॉन को हुआ 5, एल्यूमिनियम का हुआ 13।
कार्बन का हुआ 6, सिलिकॉन का हुआ 14, नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 50, ऑक्सीजन का 8, सिलिकॉन का 60, फ्लोरीन का वर्दी का 9, यहां पे हो जाएगा 70। क्लियर? सो ये जो 8 नंबर के बाद जो चीज आ रही है ना, उसमें क्या मिल रही है बेटा? सिमिलैरिटी। उसी तरह से ये 12 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20। और इसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो ना, तो हाली डी देवो काना हो फ्लोनी सोमे ऐसी फोर्स कहाँ बोके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाली देवो काना ओ फ्लोनी, यहां तक हुआ, नियॉन तक, सोमे सोडियम, मैग्नीशियम, AC4 सब, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का कहाँ पोके, क्लोरीन। फिर आएगा 18 पर बेटा आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस तरह से याद रखते कि टैक्टिक्स होती है। क्लियर? तो ये क्या था? न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका मतलब आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन एटॉमिक मास। मतलब एक चीज आपको ध्यान से देखनी होगी, डॉबरिनर ने किसके ऊपर वर्क किया? एटॉमिक नंबर के ऊपर या एटॉमिक मास के ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर। न्यूलैंड ने किसके ऊपर वर्क किया? एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्लियर? So Newland was the first to publish the list of elements in increasing order of atomic mass. सर आप तो एटॉमिक नंबर बोल रहे थे, बट उसने एटॉमिक मास को लिनियरली इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि आपने पीछे में देखा होगा तो वो तो क्या बना रहा था? कार्ड बना रहा। चल अब आया मेंडेलीव। अगर बेटा किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट को अभी के पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम क्रेडिट अगर दिया जाना चाहिए तो वो होता है मेंडेलीव। कई बार इसको मेंडेलीव भी बोला जाता है। दैट डिपेंड ऑन द फ्रॉम विच कल्चर यू आर कमिंग। मतलब होता है ना, कई लोग एजुकेशन बोलते हैं, कई लोग एजुकेशन बोलते हैं। लाइकवाइज, सो व्हाट वाज मेंडेलीव्स प्रेडिक्शन? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शंस, बेटा पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव। वो पीरियड से रिपीट हो रहा है। मतलब आप देखो 24 घंटे के, मतलब आप एक पीरियड खत्म हुआ, फिर दूसरा पीरियड शुरू हुआ, उस तरह से एक दिन होता है 24 घंटे का, फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। तो हर एक पीरियड पर वो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? कम्स सिमिलर। क्लियर? तो ये किसने बोला? दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब अगर आप पूरा एक ऐसा बनाओगे स्टोरेज कैपेसिटी जिसके अंदर आपने कोई से एलिमेंट को रखा, तो पीरियोडिकली जो जो एलिमेंट आएंगे उनके आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ क्या होंगी? रिपीट आएगी। क्लियर? चलो, उसे जो बनाया था वो ये रहा, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। ये सीन में आपको दिखाने के लिए अच्छे से दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बोला हूं, ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना बेटा, ये सिर्फ आपको देखने के लिए होती है। अब इसमें कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है, पर ये समझने के लिए सीखा। क्लियर? अब नेक्स्ट, मतलब ऐसी क्या अलग बात थी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे मैंने क्या किया? इन्फ्लुएंस किया, या फिर बोले मोटिवेट किया कि अच्छे से बना लो। ध्यान से देखो, पहली चीज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब प्रिडिक्शन का मतलब क्या होगा समझो भैया। मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है प्रिडिक्शन करना। मतलब मान लो मैंने एक यहां पे ऐसा टेबल बना दी और अभी हमने क्या बोला कि 20 तक कुछ ढूंढा गया है। क्लियर? तो यहां पे आया था लिथियम, यहां पे आया था सोडियम, और मान लेते जी यहां पे अभी ढूंढा नहीं गया है, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे कोई एक्स करके एलिमेंट आएगा।
एक्स करके एलिमेंट आएगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टी Li और सोडियम से क्या होंगी, सिमिलर होगी। ये प्रिडिक्शन कहां से शुरू हुई, मेंडेलीव से, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में से, क्योंकि उसने क्या बोला कि पर्टिकुलर एक कॉलम में कोई चीज आ रही है, व्हाट्सएवर उसने रखा, उसमें प्रॉपर्टीज क्या हो रही है बेटा, सेम हो रही है। क्लियर। उसके मेरिट, दूसरा मतलब दूसरा बेनिफिट क्या था, दैट द सिमेट्रिकल स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ऐसे ऐसे मन नहीं किया, जैसे कि आपने पढ़ा था डॉबरेनल के अंदर, उसने कहाँ से ब्रोमीन ले आया, कहाँ से आयोडीन ले आया, कहाँ से क्लोरीन ले आया, तो ना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ये सीक्वेंशियल फॉर्म में था। और तीसरा क्या था बेटा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अब करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, तो समझो, जब बेटा ये जो केमिस्ट्री इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने क्या किया होगा, थोड़े बहुत प्रिडिक्शन कर दिए होंगे। मैंने अभी बोला ना, इसका एटॉमिक मास लेट से कितना होना चाहिए, तो मैंने ऐसे बोल दिया, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता था 3, इसका होता है 11, यहाँ पे आएगा लेट से 19 वाला कोई, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 38 विल बी है, या फिर मैंने बोल दिया 36 विल बी दैट। सो इट मे बी पॉसिबल देयर आर सर्टेन एरर इन दिस थिंग। क्योंकि हमको ये चीज भी पता है कि आप जैसे जैसे एलिमेंट में आगे बढ़ते जाते हो ना, दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीजेस विच इज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑफ हिज एटॉमिक मास। ये जो प्रिडिक्शन के अंदर कुछ गलती आई होगी ना, तो बिकॉज ऑफ दैट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, वो चीज रिकवर होना शुरू हो गई। क्लियर। चलो, क्या बोला उसमें, स्टेट क्या किया, दैट इफ द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट कॉज इट टू बी प्लेस्ड इन द रॉन्ग ग्रुप देन द वेट मस्ट बी रॉन्ग। उससे क्या बोल दिया पता है, कि अगर atomic weight of an element cause it to be placed in the wrong group then the weight must be wrong। मतलब आपने यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, ये बोला था लिथियम, सोडियम, अगर इसका एटॉमिक मास तो गलत बोला ना, तो ये ग्रुप का पार्ट ही नहीं होगा। मतलब कि मेरे को ये पता चल गया कि अगर इस ग्रुप में कोई चीज आएगी तो उसका एटॉमिक मास इतना होना ही चाहिए अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, और होगा ही। तो आगे जाके हमको पीरियोडिक, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर पता चल रहा है कि करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ Be, helium and uranium was so confident in his table that he used it to predict the physical properties of the element that were yet unknown। जैसे ये X, उसने X के ऊपर यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दिया, ये एनोनोस वाला X नहीं है, ये मैंने तो मैथ में देखा ना, लेक्स से X, तो उसने प्रिडिक्ट कर दिया that particular X element is a media in a solid form, it is a क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है फॉर द एटमोस्फियर। उसे वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिए, और वो सही भी पड़ा। क्लियर। वो टेस्ट में बात कर रहा हूँ। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस अननोन एलिमेंट बिटवीन द 1874 एंड 1885 एंड द फैक्ट दैट द मेंडेलीव प्रिडिक्शन फॉर Sc, germanium and Ge were amazingly close to the actual value, these tables were generally accepted। अब आप सोच में रहे हो, उसने जब ढूंढा था, जब बनाया था और प्रिडिक्शन की थी, वो अभी हमारे कोई चीज ऐसा होता है ना कि हमने कुछ प्रिडिक्ट किया और सही हो गया, उसने इतने सालों पहले प्रिडिक्ट किया था, और जैसे जैसे ये केमिस्ट्री आगे आती रही, प्रोग्रेसिव होती गई, तो वो सही निकला। अब इसमें होता क्या है, जब तक आपको कोई जानता नहीं है और आपका कोई चीज प्रूव नहीं होती ना, आपको कोई जानता नहीं होगा, वंस यू डू इट आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं, मेंडेलीव वाज राइट। तो अब जैसे जैसे पता चल गया कि मेंडेलीव ने कुछ प्रिडिक्शन किया है, वो खतरनाक सही निकला है, तो एवरीवन इज नॉट एक्सेप्टिंग द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। क्लियर। वेल, चल अब कुछ भी वे इक्वल होंगे। अब देखो, ये तो कैसी बात हुई कि बच्चे की जान लोगे क्या। मैं ना एक टर्म ये बहुत यूज करता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्या कि बच्चे की जान लोगे क्या। इसका मतलब क्या हुआ, अरे बेटा मेंडेलीव ने इतना तो कर दिया, अब क्या होगा, किसी नए ने पीरियोडिक टेबल बनाया होगा, तो वो क्या बोलेगा, ये चीज वो नहीं कर रहा है, तो कैसे करेगा भाई, उसकी जिंदगी का स्पान भी फिक्स है ना। सो इट्स फॉर अ जोक, बड़ी इसे आपको समझाने के लिए। सो डिफेक्ट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कुछ बता नहीं पाया, वो तो बेटा करंट पीरियोडिक टेबल भी अभी भी असमंजस में, क्या काम है। ये जो पैर बन रही है एनोमलियस पैर,
AR&K, CO&AI, TE&I, उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है। और पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, बेटा आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉप देख लो, ये रहा 1H1 हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। तो ये जो आइसोटॉप्स है ना, उसके बारे में बात नहीं कर पा रहा है। कौन सा पीरियोडिक टेबल? मैंडेलिक। क्लियर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा ये आपने सबने देखा होगा, तो आपको इसमें मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये देख लो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो भी आपको जो दिख रहा है, एच ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एच ब्लॉक, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर भी एक चीज और, ये क्या है? अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ, हाइड्रोजन्स, मिड ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल्स, लेथेनाइट एंड एट्रीमेंट। ये आपका जानते हैं मेरा, ठीक है। चलो अब ये जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक। अब उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। सो द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉम्स एंड एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। कौन से बेटा? एस पी डी एफ। ये आपको पावर देते थे, ऐसा ही बोलते थे, एस पी डी इमर्जेंस। सो एस पी डी एफ एलिमेंट्स क्या होता है बेटा? हम शॉर्टली सारे की तरह देख लेते हैं, क्योंकि ना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलो, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे फाइनल, वो कहा जाएंगे एस नाम के सब शेल के अंदर, और उनका जो होगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 और NS2। जैसे कि 1S2 हीलियम, समझ में आया ना? उस हिसाब से तो अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फाउंडेड इन दिस ग्रुप, मतलब उसको इस ग्रुप में अंदर रखा गया है। ऑल आर मेटल्स लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब बेटा, ये तुरंत से लेट से Na, तो तुरंत से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और तो नेगेटिविटी कम हो गई तो ये बन गया Na+। क्लियर? तो ये सारे के सारे के अंदर ये चीज मिली। इसका मतलब अब ये जो मेंडेलिव पढ़ी चीज से ना, यहाँ पे कुछ सिमिलर आ रही है। क्यों? क्योंकि मेंडेलिव ने यही बोला था कि पर्टिकुलर ग्रुप में आने वाली चीजों में कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी सेम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, और वो दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलो, ए ब्लॉक के बाद आएगा बेटा पी ब्लॉक। इसके अंदर क्या आएगा? तो देख लो, देखो फाइनल ऑर्बिट में मैक्सिमम तो 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो यहाँ के 6 और यहाँ के 2, तो आ गए 8। सो NH2 NP1 से 1 to 6, ये द स्ट्रक्चर हिला, इट विल बी कंसीडर्ड एज पी। फाइनल वाले इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ आएंगे? पी ब्लॉक, मतलब पी सब शेल के अंदर। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में एलिमेंट मिलते हैं, वो कैसे होते हैं? ज्यादातर नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे सी क्लोई, तो Cr-, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमें बेटा मेटल और नॉन मेटल के बारे में आके पढ़ेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना रखो। फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट मतलब बेटा कद्दू बढ़ेगा सब में बढ़ेगा, मतलब ये एक दूसरे के साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? नया फॉर्मेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। चलो फिर आ जाए डी ब्लॉक फटाफट से। इसमें भी क्या होगा? NH, उसके बाद लास्ट में ये डी ब्लॉक में एलिमेंट जाएंगे। और ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल का मतलब बेटा क्या समझते हो? मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन शुरू होगा। चलो, वेरिएबल वैलेंसी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कलर कंपाउंड एंड कैटालिक प्रॉपर्टी। बेटा कैटालिक प्रॉपर्टी का मतलब जानते हो? एक बार देख लेना। कैटालिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है बेटा कि खुद तो कुछ जो करे वो करे, किसी और को भी हेल्प करे। वो कहते हैं ना काइंड ऑफ मोटिवेटर, काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर, भी सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो किसी भी प्रोसेस को स्पीड में लाने के लिए उनको कैपेन चाहिए होते हैं। वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। तो वो जो कैटायन होंगे ना, वही एलिमेंट के ऊपर आएंगे। क्लियर?
चलो, और मेरा एंड में आता है इसके अंदर एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक ना अभी ने पता है कि एफ ऑर्बिटल के अंदर आएगा और उसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन का मतलब बेटा ये एक दूसरे के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट कर सकते हैं। प्रेजेंट बिलो तो पीरियोडिक, आपने जब ये पीरियोडिक टेबल देखा था ना ऐसा कुछ, उसमें ना यहाँ में एक दो चीज थी। यहाँ पे जो आएगा बेटा वो कहाँ आएंगे सारे के सारे एफ ब्लॉक के अंदर, लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स आफ्टर द लैंथेनम। फिर होगा इंसिडेंट एलिमेंट आफ्टर लैंथियम हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जोड़ी बहुत सिमिलर। तो थोड़ा बहुत ओवरलैप हो चुका है बट आप समझ जाओगे। देखो बेटा लेट्स वेलकम टू केमिस्ट्री। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज द एक्सेक्शन विल स्टार्ट नाउ ऑनवर्ड्स। चलो पहले बेटा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बेटा हमने दो चीजें पढ़ी, metals and non-metals. Let's consider about the non-metals. तो पहली चीज जनरली metals are solid। हमने देखा है आयरन वगैरह, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्शन। metals are hard, एक्सेप्शन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। बाकी के मेटल्स क्या होते हैं, हर। बेटा एक्सेप्ट से शुरू होकर बाजू में लिखा हुआ है metals have metallic luster, मतलब वो शाइन करते हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट होता है मेटल्स आर मेलेबल, मतलब कैन बी बिगन इनटू थिन शीट्स। मतलब आपने देखा होगा कि आप पतले 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 लेयर बना सकते हो मेटल में से, बिकॉज वो सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट मेटल्स आर रिसाइकल, मतलब उसमें से आप वायर बना सकते हो। वायर होगी ना पतले पतले, वो भी क्या समझ सकते हैं, मेटल में से। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन वापस कौन सा, गैलियम और सीजियम। दे मेल्ट इन पाम ऑफ द हैंड, मतलब अगर आपने गैलियम और सीजियम को हाथ में ले लिया ना तो भी क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग का डिफरेंस आप जानते होंगे क्लियर। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, वेरी हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली आपने देखा होगा ना, तो पर्टिकुलर मोबाइल की ब्रांड में नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे बहुत हीट करता है। तो वो पर्टिकुलर जो मेटल यूज करते होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट आसानी से पास ऑन कर देगा। द वर्स्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर, पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मर्क्यूरी। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा ना, सिल्वर के ऊपर ही पिछले 3 सालों में देख लेना, जब से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ा है ना, ये गोल्ड भी अच्छा है बट गोल्ड बहुत उससे नहीं महंगा। क्लियर, यस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तुमने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हमारे घर पे भी जो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक लाइनिंग होती है वो मेटल्स की बनी हुई होती है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेटल्स आर सोनर्स, मतलब प्रोड्यूस साउंड वेव्स व्हेन बी डन। मतलब ये देखो आपका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आया आवाज, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब मेटल्स को अगर आपने ऐसे आवाज किया तो वो आवाज करेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बेटा जिस तरह से मेटल की प्रॉपर्टीज होगी उसी तरह से अब क्या आएगा, नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स? सो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। जबकि हमने मेटल ने क्या पढ़ा था, मोस्टली वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, अदर देन देयर वाज 2 एक्सेप्शन। क्लियर। सो नॉन मेटल्स आर मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड में एग्जांपल है ब्रोमीन। गैस में एग्जांपल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्लियर। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट। अगेन बेटा एक्सेप्ट डायमंड। वैसे डायमंड है क्या बेटा, कार्बन का ही अनदर पार्ट। क्लियर। उसका बोल रहता है स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो डायमंड है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, डायमंड लेके आए, मेटल लेके नहीं है मेरा, मेटल लेके आए। क्लियर। सो नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, मतलब उसको आप शाइन नहीं करेंगे। क्लियर। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल,
हमने अभी बोला उसको आप बना के कोई पतरे पतरे नहीं बना सकते हो, नॉन रिसेडेबल उसके आप वायर्स नहीं बना सकते हो, विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर अब आपका तो एक्सेप्शन, तो जो ये हमने बोला सॉलिड जो होते हैं कार्बन सल्फर फास्फोरस तो उस और लिक्विड जबकि ब्रोमीन, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, बहुत लो। और जो सॉलिड होते हैं देखो, व्हेन नॉन मेटल्स व्हिच आर सॉलिड एंड लिक्विड आर लो बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो। पीछे में क्या था, हाई था, इसमें क्या है, लो। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मतलब बेटा इसका आप इस्तेमाल किसमें करोगे, हीट से। जहां पे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आपको मैं बोलूं तो अगर आपके घर में प्रेशर कुकर है, अगर आपको उसको पकड़ना है तो आपको एक ब्लैक कलर का लेयर दिखता है, क्लियर, वहां से आप पकड़ोगे तो आपको गर्म कम लगता है, वरना मेटल से पकड़ोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, क्लियर। तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल, क्योंकि वो कंडक्टर हीट के अच्छे है ही नहीं, मतलब वो जल्दी से हीट पास ऑन नहीं करता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दैट, और उसमें भी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बेटा कार्बन का ही पार्ट है, क्लियर। तो ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स है सारे के सारे कैसे होते हैं, अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, इसका मतलब वो साउंड क्रिएट नहीं करेगा। ये देखो, आ रही आवाज कुछ, मतलब मेरी आ रही, इसकी नहीं आ रही, देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये साउंड करेगा नहीं। फिर बेटा तो अब हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या किया, हमने बेटा डिस्कस ये किया कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं। मतलब पहले हमने बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने क्या समझा कि एलिमेंट्स को अगर आपने उसको समझना है ना तो आपको पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो पहले आया डोब्रेनर, वो ट्रायड्स वाला, उसके बाद आया न्यूटन जिसने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट की ऊपर प्रॉपर्टीज क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। उसके बाद सबसे अच्छा एक्यूरेट मिला मेंडलीव का, उसने क्या बोला कि पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कोई चीज आएगी तो उसका मास इतना होगा, ऐसी प्रॉपर्टीज होगी। और इन तीनों के बेस के ऊपर से वो मोस्टली करीब मिलता है मेंडलीव को, क्योंकि वो सबसे उसके करीब है। उसके ऊपर से बेटा क्या बना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर FPDF 4 ब्लॉक होते हैं, चारों ब्लॉक की आपको स्ट्रक्चर समझा दिए, NS1 NS2 NP1 वाला वो सब कुछ समझा दिया। और एंड में यहाँ पे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में कौन से मेटल, नॉन मेटल, अल्कलाइन, ये सब कुछ हमने कवर कर दिए, क्लियर। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड टू दिस टॉपिक एलिमेंट्स। बेटा हमने ये जितने भी कवर कर रहे हैं ना टॉपिक, वो आपके ये सारे के सारे NBA, FCAT, ये जितने भी एग्जामिनेशन है ना उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है आप लोग भी अगर साइंस बैकग्राउंड से हो ना तो आपको एक डेप्थ में पढ़ा हुआ होगा, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप ये फिजिक्स के टॉपिक पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हो, तो डेप्थ में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बट एमसीक्यूज के अंदर बहुत डेप्थ में नहीं पूछता है। तो आपका सब कुछ नॉलेज में होना चाहिए, ना आपको कभी भी कुछ ऐसे दिमाग में होना चाहिए, आपको कोई कुछ तो आपके दिमाग में ऐसे हो जाना चाहिए। तो ऐसा कब आएगा बेटा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने से। ओके, सो दिस इज मौलिक सर, आई एम फ्रॉम ब्रह्मास्त्र एकेडमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कीजिएगा। हम ऐसे बहुत सारे वीडियो बेसिक ऑन केमिस्ट्री, फिजिक्स और जितने सारे सब्जेक्ट हो गए हैं उनके पोस्ट करते रहेंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये जो वीडियोज आते हैं ना बेटा, उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता कि रात को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलरली क्या मिले, नोटिफिकेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तब तक बाय बाय।